चलते हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरह से नेपाल के युवाओं ने क्रांति की, उसने दुनिया में बहस छेड़ दी है कि क्या जनता अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी, और उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है, जिस पर किसी तरह का पहरा वो बर्दाश्त नहीं करेगी। नेपाल के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा, जनता आज भी सड़कों पर है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है नेपाल में। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिसकी वजह से 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गई। हालात इतने खराब हुए कि सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। सेना का कहना है कि लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जानमाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 33,07,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। इसके अलावा 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियां सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए। नेपाल में कुछ ही घंटों में हालात इतने खराब हो चुके थे कि केपी शर्मा ओली पीएम पद से इस्तीफा देते हैं और देश छोड़कर भागना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम ओली का घर जला दिया, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्पकमल दहल प्रचंड के घर में भी आग लगा दी। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। नेपाल में आंदोलन के यूं तो कई कारण हैं, लेकिन आपको कुछ बड़े कारण बताते हैं। सोशल मीडिया पर बैन, सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन किया, इससे युवाओं की कमाई पर असर पड़ा। सियासी अस्थिरता, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल, केपी ओली बने, जिसकी वजह से लोगों में विश्वास कम हुआ। बेरोजगारी, असमानता, बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा, 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति है। विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव नेपाल पर दिखाई दिया। बैन के बीच केवल टिकटॉक चालू रहा। भारत से दूरी, लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव बढ़ा, युवाओं में डर बढ़ गया। भाई भतीजावाद, नेताओं के रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए गए, उनके बच्चों की विदेश यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों से भी युवा नाराज दिखाई दिए। चार साल में 3 बड़े घोटाले, गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला 2021 में सामने आया, जिसमें 54,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 2023 में सामने आया, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। कोऑपरेटिव घोटाला 2024 में सामने आया, जो कि 69,000 करोड़ से ज्यादा का था। हालात नेपाल के इस कदर खराब है कि जो भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं, उन्हें वीडियो जारी करके सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ यूपी के डीजीपी ने भी इस बारे में बताया कि नेपाल से लगे यूपी के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी
इनके द्वारा enhanced alertness, enhanced vigil, more manpower has been deployed there. जितनी भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, पीओपीज, एसएसबी की, और जितनी भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस आंदोलन से बेशक सत्ता बदल जाए, लेकिन ये भी सच है कि नेपाल को अरबों का नुकसान हुआ है। केवल संसद भवन जिसे प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया, उसकी लागत 43.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स रहे जो दूसरे देशों की ओर से नेपाल में चल रहे थे। उन प्रोजेक्ट्स पे भी प्रदर्शन का असर देखने को मिलेगा। जेनजी के हिंसक प्रदर्शन का नुकसान सीधे तौर पर नेपाल की इकोनॉमी पर देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि नेपाल 20 से 30 साल